हाँ, हालात तो मुल्क के, आप तो कह रहे थे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, थोड़ा बस रुक जाओ, चीज़ें ठीक होने वाली हैं। डॉलर जो है वो, ये तो एजाज तो सोच रहा था कि मार्केट के अंदर अब छोले और मटर के दाने जो हैं भून के दिया करेंगे डॉलरों में रख के, डॉलर टके टके का हो जाएगा, है ना। आप लोग तो ये कह रहे थे बस थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन की बात है। ये IMF ने माना और वहाँ चीज़ें ठीक हैं। ख्वाबों में भी IMF हैं, दिन में भी ख्वाब देख रहे हैं, आंखें खुली ख्वाब देख रहे हैं, IMF आ गया। यकीन करो उन्होंने हमें जो है ना डैश की प्याली में नहीं पूछा, डैश की प्याली आप समझ गए ना, खुद ही डैश भर लें आप। मुझे यकीन करो इतना अजीब लगता है, हमारे लोग या तो बेवकूफ़ हैं या बनना चाहते हैं। अच्छा, मैं एक राज की बात बताऊंगा, ख़बरदार किसी को ये बताना नहीं है, ठीक है, ये अंदर की बात है। देखो असल में पाकिस्तान में लोग अक्लमंद आदमी से नफ़रत करते हैं, ये मेरी एक बात याद रखो। इंटेलिजेंट मैन इज़ द एनिमी ऑफ द पाकिस्तानी पीपल। क्यों? देखो क्योंकि गधों की रेस में घोड़े के लिए सिर्फ 2 जगह, या तो उसे डिस्क्वालीफाई करके रेस से बाहर निकाल दिया जाए, या अगर वो रेस में दौड़े तो पहले लैप में ही अड़ंगी देके गधे उसे गिरा देंगे। आपने अगर पाकिस्तान में चलना है तो आपने गुग्गू बन के चलना है, कद्दू बन के चलना है, बेवकूफ़ बन के चलना है। अंग्रेजी की कहावत है डू इन रोम एज रोमन्स डू, ठीक है। आपने अपने आप को शाना नहीं जाहिर करना, अक्लमंद जाहिर नहीं करना, आपने सबसे ज़्यादा खुद को बेवकूफ़ दिखाना। जब आप ईद पर रिश्तेदारों से मिलने के लिए गए तो चिंटू की तरह चेड़े होकर गए, तो आप वापस आएंगे ना तो आप लंगड़ाते हुए आएंगे, क्योंकि नज़र ऐसी बुरी चीज़ होती है, पत्थर में सुराख कर देती है, ठीक है। तो आपने कैसे जाना है? कुब्बा जाना है रिश्तेदारों के पास, हाय कमर में दर्द हो रही, हाय महंगाई बहुत बढ़ गई, बिल्कुल इस तरह करना है। आपने पाकिस्तानियों से मिलना है ना, आपने ऐसे मिलना है अपने हमवतनों से, आई लव यू पाकिस्तान। लेकिन जो हकीकत है, आपने रिश्तेदारों से मिलना है, यार मेरे पट्टे में तकलीफ हो रही, यार मेरी शुगर बढ़ गई, यार BP मेरा आपने इतना ड्रामा करना है कि दूसरे आदमी को तरस आना शुरू हो जाए। यानी अगर छिनताई करने भी कोई डाकू आए ना, आपने उसके सामने ऐसी शक्ल बना लेनी है कि वो 100 रुपये आपको दे के जाए। इसी तरह आपने रिश्तेदारों के सामने, इसी तरह जब आपने पाकिस्तान में चलना है, किसी से भी मिलना है, कारोबारी लोगों से मैं मिलता हूँ, कारोबारी शख्सियात पाकिस्तान के अरबोपति लोग जब मुझे मिलेंगे ना, ऐसे मिलेंगे जैसे वो 10 साल शादी हुई खातून होती है ना, जो कहती हैं सब मिल गया, सच्चा प्यार नहीं मिला, बिल्कुल वैसे मिलते हैं। अरबोपति, अरबोपति। सवाल का जवाब क्या होता है? यार कारोबार बैठ गया, यार तबाही हो गई, यार बेड़ा गर्क हो गया, यार बिल्कुल इतना मज़ा आता है। यकीन करो मेरे मेहमान, फाजिल मेहमान मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, जनाब अतीक रहमान साहब इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, ये भी एक घोड़े हैं, और इनका कसूर ये है कि ये गधों की दौड़ में घोड़े हैं। खैर एनीवे, अतीक रहमान साहब वेलकम करता हूँ आपको शो में। बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आ रहा है, ऐसे मज़े की बातें देखिए, ऐसी मज़े की मैं बातें करता हूँ, लेकिन होती बड़ी गहरी हैं और होती संजीदा हैं, लेकिन मैं अंदाज़ मुख्तलिफ अपना लेता हूँ। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुल्क की मईशत तबाहाली का शिकार है, ये सब गरीब मुतवस्सित तबके और नीम मुतवस्सित तबके के लोग प्रोग्राम देख रहे होंगे, इनके जहन में ये है कि साहब हमारे मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब, लेकिन एक तरफ अमारत के पहाड़ हैं, पीपल आर सो रिच, ऑन द रोड इफ़ यू गो यू विल सी सो मैनी लेटेस्ट ब्रांड न्यू कार्स, ऑल फैक्ट्रीज गॉन इनटू एक्सपेंशन, पीपल हैव रिकॉर्ड नंबर्स। आप इंटरनेट खोलें, हर बंदा बाहर का टूर लगा रहा है। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि ये क्या पैराडॉक्स है इस रियलिटी के अंदर, कि कहीं तो महंगाई और गुर्बत की वजह से लोगों के पास 2 वक्त का खाना नहीं, कचरा कुंडियों में से बच्चे खाना चुन चुन के खा रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखें 5 स्टार होटलों में कतारें लगी हुई हैं, रेस्टोरेंट्स के अंदर कतारें लगी हुई हैं, रश इतना है कि समझ नहीं आ रहा ये क्या पैराडॉक्स है। आवाम के लिए हमें भी समझाएं जी। बहुत अच्छी बात की आपने और काबिल सताइश बात है। ये अलमिया है और तकलीफ़ भी है। बात सारी है कि क्लास डिफरेंस जो है ना वो बढ़ता चला जा रहा है। हमने कई दफ़ा पहले भी बात की है। पाकिस्तान में आप देखेंगे कि अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करते हैं तो पाकिस्तान में एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है। एक इकोनॉमी वो है जिस पे हम और आप बात कर रहे होते हैं, और एक पैरेलल इकोनॉमी है। पैरेलल इकोनॉमी में सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप कहीं पे खाना खाने भी जाते हैं तो आपको स्टैंड बाय रहना पड़ता Oh, है। yes. इतने लोग आते हैं, ओहो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें आप इस पैरेलल इकोनॉमी को लेके अगर चलेंगे तो ये पैरिटीज़ बढ़ती चली जाएंगी, गैप बढ़ता चला जाएगा। इसको दूर करने की सख्त ज़रूरत है और अर्जेंटली ज़रूरत है। अगर ये दूर नहीं हुई तो ये एक बहुत ही हैवोक किस्म की सूरत हाल अख्तियार करेगी। इसके एग्जांपल्स दुनिया में कई जगह आप देख सकते हैं। इसको दूर कैसे किया जा सकता है? उसको दूर एक ही तरीके से किया जा सकता है कि हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअल वाइबिलिटीज़ क्या हैं इकोनॉमिक को आगे बढ़ाने की। एक्चुअल डेप्थ में जाकर देखें कि इसकी ग्रेविटीज़ क्या है, कि ये क्लास डिफरेंस क्यों बढ़ता चला जा रहा है, ये गैप इतना नैरो होने के बजाय वाइड होता चला जा रहा है, गरीब गरीब तर होता चला जा रहा है, बिलो पॉवर्टी लेवल हो रहा है, अमीर अमीर तरीन होता चला जा रहा है, कोई लिमिट नहीं है उसकी इनकम की। हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हम इकोनॉमी में कर क्या रहे हैं। हम इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा जो पैराडाइम शिफ्ट लेकर आए वो है हमारी करप्शन। वी आर करप्टेड पीपल, वी डोंट वांट टू वर्क। हमें चाहिए कि हम आँख बंद करें और हमारे पास पैसों का ढेर लग जाए। कंपटीशन है तो मटेरियल कंपटीशन है। हम जब छोटे होते थे हम देखते थे कि गरीब रिश्तेदार अमीर रिश्तेदारों को और अमीर रिश्तेदार गरीब रिश्तेदारों को आपस में ऐसे अकोमोडेट करते थे कि हमें पता नहीं था कि अमीर कौन होता है और गरीब कौन होता है। लेकिन आज क्लास डिफरेंस, मटेरियलिस्टिक क्लास डिफरेंस, इतने बच्चों को पता है क्या है क्लास। आजकल बहुत वाजे है और पता रहता है कि कौन गरीब है और कौन अमीर है और कौन कितना गरीब है। तो इस चीज़ को मिटाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस तो ज़रूर होंगे। तो दुनिया में इसके सॉल्यूशंस निकले और बड़े वायबल सॉल्यूशन दिख रहे हैं। तो उन्होंने देखा है कि हमारी ग्रेविटी कहाँ है। हमारी ग्रेविटी दो चीज़ों पे है। एक हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जिसको हम भूल गए। हम उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बजाय इसके कि हम आगे बढ़ाएं, अपनी खेती बाड़ी को पर ध्यान दें, इसकी ईल्ड्स को बढ़ाएं, हम अपनी किसी और चीज़ की तरफ ध्यान देना शुरू हो गए। हमने इंपोर्ट्स पे ध्यान देना शुरू कर दिया। हम एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस को भी इंपोर्ट करना शुरू हो गए। मैं अगले दिन देख रहा था आपकी एक तस्नीफी तस्वर किया जा सकता है, उसमें आपने बात की थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। हमारे मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के ऊपर कोई फोकस ही नहीं। बात यही है कि दूसरा जो वेन्यू है जिस पर हमें ध्यान देना वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग को हमें डेवलप करना है। इसमें हमें सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो मेड इन पाकिस्तान पे देना होगा। देखिए बात थोड़ी सी मुख्तलिफ हो रही है, लेकिन अब हम बात करते करते उस नए पे पहुँचेंगे कि हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में क्या ऐसा लुकुमा है, ऐसी क्या कमी है जो इन चीज़ों को हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे और हम इसमें रुकते चला है। देखिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में हम सबसे बड़ी बात यह है कि हम फार्म टू मार्केट इस ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करने में कामयाब नहीं हो रहे कि फार्म से मार्केट तक चीज़ें आने में हमारी ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, सपोर्ट सर्विसेज इम्प्रूव नहीं हो रही। हमें उस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि आप देखें लॉजिस्टिक्स के आदमी हैं। मैं आपको एक बड़ा अलार्मिंग एक फैक्ट बताऊंगा पाकिस्तान। जहां भी फार्म टू मार्केट एक्सेस है वहां फार्म्स को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हाउसिंग सोसाइटियों में कन्वर्ट किया जा रहा है। आप हैरान हो जाएंगे। एब्सोल्युटली इस मुल्क में जहां फार्म मौजूद है, जिसको एक्सेस है मार्केट से, लोग बोल रहे हैं यहाँ फार्म लैंड को कन्वर्ट करो और हाउसिंग सोसाइटी बनाओ। बिल्कुल, वो बहुत आसान हो गया ना करना। और दैट इज लाइक yielding money, that is like fruiting out money, पैसे उबल के आ रहे होते हैं उसमें। देखिए बात सारी है कि हम बात कर रहे थे कि हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कैसे बढ़ाते हैं। ये बात हम कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे अंदर मैकेनिज्म, रिसर्च और मॉडर्निज्म की कमी है। वी नीड लेटेस्ट मैकेनिज्म, वी नीड मॉडर्न मशीनरी टू डेवलप आवर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। वी नीड सीड, वी नीड फर्टिलाइजर, वी नीड वाटर to irrigate our lands. सबसे बढ़कर we need the electric tariff to be reduced on the agriculture sector. Why? जहाँ से फार्म हाउसेस पे ट्यूबवेल से पानी खेतों को डाला जाता है वहाँ पे हम देखते हैं हमारे पड़ोसी मुल्कों ने उसको ज़ीरो कर दिया। अगर ज़ीरो नहीं किया तो टैरिफ्स को इतना नैरो डाउन कर दिया, इतना नीचे कर दिया। वो हमें करने की ज़रूरत है कि जहाँ से किसान ट्यूबवेल पे इलेक्ट्रिसिटी जलाता है उसके टैरिफ को उसी कॉम्पिटिटिव रेट पे अगर आप रखेंगे तो वो उसको बियर नहीं कर सकेगा। उसको आपको रिड्यूस करना है और जब आप उसको रिड्यूस करेंगे तो आप अपने एग्रीकल्चर फार्म्स को एग्रीकल्चर ट्यूबवेल के पानी को बहुत आराम से 12 घंटे बिजली चला के वो ट्यूबवेल को चला के पानी दे सकेंगे। जब आप पानी दे सकेंगे तो दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग। आपकी लेटेस्ट सीड्स होंगे, आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगी, मशीनरी होगी, मैकेनिज्म होगा, रिसर्च होगा, मॉडर्न वर्क होगा। तो हम जहाँ से कैपेसिटी
ग्रो नहीं कर सकते। मेरा लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, कैपेसिटी ग्रो हम नहीं कर पा रहे हैं, हम ग्रो ज़रूर कर रहे हैं लेकिन हम उस ग्रोथ रेट पे नहीं है जिस पर हम आज से 30 साल 40 साल पहले थे। और हम वन ऑफ द लीडिंग नेशन थे, जिसमें हम कहते थे हम कॉटन, हम वीट, हम राइस, हम इसमें उसमें सब में इतने लीडिंग है, लेकिन वो सारा कुछ लीडिंग हमारा बैकवर्ड पे चला गया। बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। तहकीक हमारे यहाँ हो रही है। कुछ ऐसी है अतीकुर रहमान साहब कि पिछले 4 साढ़े 4 साल में मुल्क का विजन ये बन गया कि इसके बजाय कि शोबा मैं क्या कहूँगा मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाए, यानी मसनूआत की पैदावार करने के बजाय ओपन प्लाटों में पाकिस्तान की सारी दौलत लगा दी गई। ओपन प्लाटों में लगाई गई दौलत क्या हुआ कि फिर वो जो बेच रहे थे प्लाट, उन्होंने तो कन्वर्ट की यूएसडी में, उन्होंने कन्वर्ट की गोल्ड में और टाइम पे इस मुल्क से शार्ट करवा दी। बहुत सारे लोगों ने तो ऐसे ममालिक में भी पैसे लगा दिए जहाँ पर पैसा डूब गया, लेकिन यहाँ से पैसे ले गए वो और उन्होंने बाहर भेज दिए, गोल्ड ले लिया और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट कर दी। इसका तो मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ओपन प्लॉट के ऊपर आप मुझे बताएं कौन सी एलाइड इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हुआ? मैन्युफैक्चरिंग जो थी अपनी जगह, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ तो एक्सपेंशन में चली गई। एसएमई जिस पर आप मेहनत करते रहे, जिस पर आपने 1 डेकेड से ज़्यादा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, सुबह शाम मेहनत की, तवज्जो दी, बैंकों को तो बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तवज्जो मबजूल करवाई, वहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर के अंदर कोई खातिर खा मैंने को बेहतरीन देखी। लार्ज वाले कर रहे होंगे, वो खुशहाल होंगे, लेकिन अवामुन्नास का भी तो सोचना है। क्या कहते हैं आप? देखिए अली, बात इस तरह है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है ना, वो कभी किसी मुल्क को, किसी सोसाइटी, किसी कम्युनिटी को फ़ायदा नहीं देती। ये रियल एस्टेट पे पैसा इन्वेस्ट होना, ये एक आइडियल मनी है। इसी तरह आइडियल मनी जैसे आइडियल हॉलीडेज होती है हमारी, बेपना हॉलीडेज, एक के ऊपर एक हॉलीडे, निटिंग हॉलीडेज, सैटरडे संडे से मिली हुई हॉलीडेज, ये सब आइडियल डेज होती है जिसमें हम काम नहीं करते, कुछ भी नहीं। तो ये जो क्रिएशन ऑफ वेल्थ है ना, और ये जो रियल एस्टेट है, ये आइडियल मनी है। ये आइडियल मनी कभी भी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी में काम नहीं आती मेरी। देखिए, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी 2 तरीके से होती है। एक पे आप अभी कंप्लीटली किसी सतही तौर पे बात कर चुके हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आगे बढ़ाना। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आगे बढ़ाते जाएंगे, इकोनॉमी डेवलप होती चली जाएगी। मुल्क की वो वाली जो पैरेलल इकोनॉमी वाली सिचुएशन है, वो थोड़ी सी डिमिनिश होती चली जाएगी और एक्चुअल इकोनॉमी जो फेड आउट हो गई है वो आपके सामने आ जाएगी। नंबर 2, हमको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जब हम बातें करते हैं तो इसके साथ साथ हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरफ भी ध्यान चाहिए। आपने बजा फरमाया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बहुत बड़ा ब्लो आया है, बहुत सेटबैक आया है पिछले दिनों, क्योंकि जो भी पैसा है वो वहीं पर खर्च हो रहा है। देखिए, पैसा खर्च होने की बात पे मैं आपको एक बात बताऊँ, एक्सेस टू फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने के लिए। आप मैन्युफैक्चरिंग को कल्टीवेट कर ही नहीं सकते, आगे बढ़ा ही नहीं सकते जब तक आपके पास वाफर एक्सेस टू फाइनेंस हो रहा क्या है कि हमारी गवर्नमेंट जो एक्सटेंसिव एक्सटर्नल बोरोइंग कर रही है, वहाँ पे वो डोमेस्टिक बोरिंग में भी किसी से पीछे नहीं है। और डोमेस्टिक बोरिंग में वो इतने ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं कि आप देखें कि हमारे पास हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट होने के बावजूद बैंक का जितना पैसा है वो सारा का सारा गवर्नमेंट बोरो कर लेती है। तो आपके पास, बैंकों के पास कोई वाफिर एक्स्ट्रा मनी बचता नहीं जो एक्सेस टू फाइनेंस टू द प्राइवेट सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ पे पैसे की जो ज़रूरत है वो वहाँ पर एक्सेस टू फाइनेंस हो सके। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट वैसे ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट की होती है, दूसरे उसकी शॉर्टेज है, ड्राउट हो जाते तो आपको एक्सेस टू फाइनेंस, यानी रेगुलेटर सिर्फ कॉस्मेटिक तौर के ऊपर आकर कहता है कि एसएमई को पैसा दे दो, एग्रीकल्चर को पैसा दे दो, असल में वो अपने ही गवर्नमेंट पेपर्स को बस बेच के खुश रहता है। हमें मानना पड़ेगा कि रेगुलेटर का सिर्फ ये आंखों पे जो है वो मट्टी झोंकने वाला काम है कि जी एसएमई को दे दो, एग्रीकल्चर को दे दो। दरअसल वो चाह यही रहे कि सारा पैसा आके सरकार के पास पार्क हो जाए। हो रहा है। देखिए, इससे बात से ये निकलती है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ठीक है एक्सटर्नल डेट की तरफ जा रही है, वो मैं सिर्फ कहता ही हूँ कि वो डोमेस्टिक डेट्स को अपने जरा कंट्रोल में करे और इतना हाई रिस्क मनी और इतना हायर इंटरेस्ट रेट पे पैसा लेना थोड़ा कम कर दे ताकि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को एक्सेस टू फाइनेंस अवेलेबल हो सके। दूसरी बात जो मैन्युफैक्चरिंग में जो सबसे जरूरी है, वो आप एग्री करेंगे मेरे से कि हमको अपने टैक्सेशन सिस्टम को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हमको अपने जो टैक्सेस के जो तरीकेकार है लेने के, उसको करना पड़ेगा। जो बिजनेस कम्युनिटी टैक्स देती है उसको आप नोटिस के बार में रखेंगे
तो वो स्ट्रीनियस होंगे, वो अपसेट होंगे, वो हर वक्त इन नोटिस को देखेंगे और अपने डेवलपमेंट और अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। और इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये आता है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, आपको बहुत ज़्यादा इस काम में घुसने की ज़रूरत होती है। आपकी कंसंट्रेशन डिवाइड होती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ दी रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट की तरफ ध्यान दे रहे होते हैं और आप नहीं, इसके लेकिन नरके में फंसे होते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना है। तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं भूल जाऊंगा अली, मुझे इजाजत दीजिए कहने की, वो ये है कि जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना इंपोर्ट पे, उसको थोड़ा सा इजी करना होगा। और उसमें हम देख रहे हैं कि टैरिफ एंड नॉन टैरिफ जो बैरियर्स हैं हमारे पास, उनको भी हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे और इंपोर्ट्स में कर्व लगेगा तो हमारी जो एक्सपोर्ट है, जो दिन पर दिन गिरती चली जा रही है, वो इंपोर्ट बेस्ड एक्सपोर्ट है। हमेशा इस बात को मैंने कहा है कि जो कुछ हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं उससे हम, अब तो हम कॉटन भी इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे हम अपना मैन्युफैक्चरिंग करके उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं वैल्यू ऐड करके। अगर हमारी इंपोर्ट में प्रॉब्लम होगा तो हमारी एक्सपोर्ट घटेगी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग डिस्टर्ब होगी। इससे क्या होगा, हम जहाँ रॉ मटेरियल खरीदने में डिफिकल्टी में, वहाँ हम अपने प्लांट एंड मशीनरी या प्रोसेसिंग यूनिट्स या दूसरी चीज़ें इंपोर्ट करने में एक बहुत ज़्यादा कर महसूस करेंगे। और इस तरह क्या होगा, इंपोर्ट तो घट जाएगी लेकिन हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो बिल्कुल डिवेस्टेटेड हो जाएगी। ये बात आपने बड़ी अहम की है, लेकिन इसका जवाब भी यही है कि दरअसल वक्तन फ़वक्तन क्या किया गया है कि जो थिंकिंग के हिसाब से, इंटेलेक्ट के हिसाब से अच्छे लोग हैं, उनको प्रेस करके पिरामिड के सबसे नीचे लाया गया है और जितने डोंकी मंकी हैं उन सबको पिरामिड के ऊपर ले जाया गया है। इससे क्या हुआ है, मुल्क बर्बाद हो गया है। जितने थिंकर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिनको इस वक्त डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पर होना चाहिए, वो कहीं रेड़ा चला रहा है, कहीं पथारा चला रहा है, कहीं रिक्शा चला रहा है, कहीं बस चला रहा है, कहीं झाड़ू लगा रहा है। और जितने डोंकी मंकी हैं वो सब ऑटोमेटिकली सिस्टम ने ऊपर ला के बिठा दिए, जिससे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क के अंदर, फिर वही बात आप वाली थोड़ी सी दोहराऊंगा, लेकिन उसको एक नए जाविये से आपको पेश करता हूं कि मेरिट को स्पेस दें कि वो इस मुल्क के अंदर ऊपर आए। उसके लिए आपको स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री को इनकरेज करना पड़ेगा, स्मॉल इंडस्ट्री वाले आदमी को ऊपर लाना पड़ेगा, स्मॉल फार्मर को ऊपर लाना पड़ेगा, लोगों को तालीम देनी पड़ेगी और जहां तालीम नहीं है वहां तालीम पहुंचानी पड़ेगी, वरना डोंकी मंकी मिलकर इस मुल्क को बर्बाद कर देंगे। और यही इस मुल्क का अलमिया है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं रोज़ाना इस मुल्क के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स से मिलता हूं और मैं आपको सच बता रहा हूं अतीकुर रहमान साहब, एक 5 साल के बच्चे जितनी इंटेलिजेंस होती है उन लोगों की। मुझे महसूस ये होता है कि यार ये मुल्क बेड़ा गर्क कैसे हुआ, तो मैं सोचता हूं कि यार जब आप ये 5 साल के बच्चे की अकल रखने वाले शख्स को एक ऐसे अहम पोजीशन के ऊपर पहुंचा देंगे तो मुल्क का बेड़ा गर्क ही होगा। अब ये हर शोबे के अंदर है, बुरा ना मानना, आप इत्तेफाक करें, इख्तलाफ करें, आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने हर शोबे में यही देखा। आपको कैसे पता अगर आप एक्सेस एन अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, आप मुझे एक्सेस टू फाइनेंस नहीं दे रहे, आपको क्या पता मैं कितना अच्छा एंटरप्रेन्योर हूं? आप मुझे एक्सेस टू फाइनेंस दें, आपको पता लगेगा मैं कितना अच्छा एंटरप्रेन्योर हूं। आपने मुझे पैसे ही नहीं दिए, वो आप वाली बात है। तो सर आप एक्सेस टू एजुकेशन दो, एक्सेस टू फाइनेंस दो, फिर बराबरी का मैदान रखो, फिर देखो घोड़ा कौन गधा कौन। क्या कहते हैं आप? एग्जैक्टली बहुत अच्छी बात की है। मेरिट को तो आपको सामने लाना पड़ेगा। जब मेरिट की बात आपने की तो मुझे एक बात याद आ गई कि हमारे पास, हमने मुस्तकिल कई सालों से सिर्फ एक बात की है कि हम अपनी जो लॉस मेकिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनको प्राइवेटाइज करेंगे, वो हम करके ही नहीं दे रहे किसी तरह। ये हमारा ब्लड सक नहीं कर रही, हमारा पूरा रेवेन्यू सक कर रही है। मेरा हार्ड अर्न टैक्सेशन मनी जो है, मेरा हार्ड अर्न रेवेन्यू जो आपको मैं देता हूं, जिससे आप मुल्क को चलाते हो, जिससे आप वो पैसा उठा के इनको दे देते हो, तो क्या होता है कि मेरा एक आम आदमी, कॉमन मैन सफर करता है और उसमें सबसे ज्यादा जो सफर करता है, मुझे ये वाली बात कहने दी, वो आपकी माइक्रो फाइनेंसिंग और एसएमई फाइनेंसिंग सफर करती है, जिसके लिए कुछ आपके पास बचता ही नहीं है कि आप उसको सपोर्ट बेच दो। एयरलाइन नहीं चल रही, बेच दो। स्टील मिल नहीं चल रही, बेच दो। अरे साहब, वो आपका पूरा का पूरा रेवेन्यू सक कर रहे हैं। वो आप उनको लॉस मेकिंग एंटरप्रेन्योर्स को, प्राइजेस को आप बस भरे चले जा रहे हैं, वो किसी तरह बस चलते रहे। ये लोग भले रहे, ये लोग भले रहे, रियल एस्टेट वाले भले रहे। अभी हम ब्रेक के दौरान यही बात कर रहे हैं, आम के पेड़ भी काट दो,
ज़मीनें सारी, पूरा M9 बेच दिया, पूरा M9, वो टके टके की ज़मीन थी उधर प्लाट बेच दिए। और एजाज टाइप लोग जा रहे हैं 60 गज का प्लाट ले रहे 20 लाख रुपए का, और वो बुकिंग करने वाली लड़की बोल रही है मैं आपको डिस्काउंट दे रही हूँ। यार कमाल है ये काम, फिर ये छोड़ो यार, ये क्या काम कर रहे हैं हम टीवी पे। आप मुझे बताएं अतीक भाई, क्यों लगाए कोई इंडस्ट्री? अतीक और रहमान साहब क्यों लगाए इंडस्ट्री? क्या फायदा? M9 पर जाए प्लाट बेचे, पूरे मुल्क में निकल जाए, हर जगह पर हाउसिंग सोसाइटी बनाए। आप मुझे बताएं, कहते हैं प्लाट लो, आपसे टैक्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा, हाँ इंडस्ट्री लगाओ तो पूछा जाएगा। ये क्या बात हुई? इंडस्ट्री लगाऊं तो आप बोलेंगे मैं आपसे नहीं पूछूंगा, प्लाट लेने के ऊपर क्यों नहीं पूछूंगा? समझ नहीं आई मुझे। देखिए, मैंने इसीलिए आपको अपनी गुफ्तगू में कहा है कि इनको सिंप्लीफाई करना होगा अपने टैक्स के रिफॉर्म्स को, अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है। इसको सिंप्लीफाई करने में इनको टैक्स के नेट को भी सही करना पड़ेगा, रेट्स को भी नीचे लाना पड़ेगा, और जो हम रेवेन्यू देते हैं उस रेवेन्यू की जनरेशन दिखानी पड़ेगी। और वो जनरेशन हम सही तरीके पर तब दिखा सकते हैं जब हम अपनी टैरिफ्स को और नॉन टैरिफ बैरियर्स को ज़रा सा चेक करें कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए, ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है कि मुल्क की इकनॉमी को स्टेबल करना पड़ेगा, और इकनॉमी को स्टेबल करने के लिए मैंने कई बार रिपीट कर दिया इस प्रोग्राम में, अच्छी बात नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेल्थ अच्छी चीज़ नहीं है, चंद हाथों में चली जाती है, फिर वो गैप आ जाता है जिसका हम जिक्र कर रहे थे शुरू में, और उस गैप को लेकर के फिर आप कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते जब तक आप एक आम आदमी को उसकी ज़िंदगी में सुकून और उसको फैसिलिटेट नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक आम आदमी को फैसिलिटेट करने के लिए आपको उसको एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ आपने कहा कि हाउसिंग सोसाइटीज़, तो हाउसिंग सोसाइटीज़ ज़रूर बननी चाहिए, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ आवर फार्म लैंड्स और आवर एग्रीकल्चरल लैंड्स और आवर इंडस्ट्री और दी इंडस्ट्री। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाएं, हमें आगे बढ़ना है भाई, इसी तरह से हमें नहीं चलना है, हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, मेड इन पाकिस्तान पे काम करना है। देखिए, हमने अपने जो ब्रांड्स हैं, हमने उनको बड़ी मुश्किल से चंद ब्रांड्स को इंटरनेशनली बनवाया है। होना ये चाहिए था कि हमारे बेइंतहा ब्रांड्स जो हैं कंपैरेटिवली इस वक्त दुनिया के सामने आते हैं। इस पे इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे ये लोग। बिजनेसमैन कहते हैं इजी मनी, ब्रांड क्यों बनाएं? आपके ज़्यादातर बिजनेसमैनों को विजन ही नहीं है कि ब्रांड कैसे बनता है, और कुछ लोग कहते हैं इजी मनी। आप मानो ना मानो, मैंने जो इनकी विजन देखी है वो ये कि बगैर बस चावल ऐसे ही भेज दो, वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत नहीं, धागा ऐसे ही भेज दो, वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत नहीं, ब्रांडिंग की तरफ इनका फोकस नहीं, वरना तो ये कितने पैसे कमाएं आप मुझे बताएं। देखिए, ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उस पर न सिर्फ ये कि फोकस करने की ज़रूरत है, बल्कि बात ये कि उस ब्रांड को डेवलप करने के लिए हमें अपनी क्वालिटी को भी प्रोड्यूस करना है। उस क्वालिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें पे क्वालिटी कंट्रोल पीपल होने चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल माइंडेड पीपल होने चाहिए, जिनका एक इंटरनेशनल रिसर्च वर्क हो। देखिए, दुनिया में सिर्फ यूरोप और अमेरिका हमारी मार्केट्स नहीं है। अफ्रीका आप देखिए, इथियोपिया जिसको हम कहते थे फाका ज़दा, आज इथियोपिया हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। आप देखिए, उनकी एयरलाइन भी आ रही है, और पाकिस्तान इथियोपिया बिजनेस फोरम भी बनने जा रहा है। इथियोपिया ने इतनी तरक्की कर ली, कैसे कर ली? बिकॉज उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने देखा कि हम किस तरह निकल सकते हैं, और उन्होंने आपको, जो हम एग्रीकल्चर की बात है, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि हम इथियोपिया का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जिन्होंने अपने मुल्क की तरक्की में, अपने फार्म लैंड्स को डेवलप करने में, अपनी एग्रीकल्चर को डेवलप करने में, अपनी प्रोड्यूस को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। और जो कहत ज़दा मुल्क था, वो आज आपको एग्रीकल्चर में भी बहुत आगे निकल। मुझे एक बात, जो ब्राज़ील और चाइना से हमें एग्जाम्पल लेना चाहिए, मलेशिया से एग्जाम्पल लेना चाहिए। अली, आप तो मलेशिया के बारे में बहुत बात करते हैं, आपने देखा उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कहां पहुंचाया, और जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का हम क्यों पीछे रहते हैं? क्या हम नहीं क्या ऐसा कर सकते? हम कर सकते हैं, हम करना नहीं चाहते, क्या बात है? बस हमारे पास एग्रीकल्चर का तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा आउटपुट है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये सारा कुछ तब हो जाएगा जब गवर्नमेंट इस पर ध्यान देगी। कुछ थोड़ा सा निगलेक्शन है, मैं देख रहा हूं कहीं ना कहीं, जहां पीजेंट्स और फार्मर्स जो है नेग्लेक्ट हो रहे हैं। उनको आप पैसे दें, आप उनके टैरिफ्स को कम करें, आप उनको नई नई मैकेनिज्म दें, उनको फीड और फर्टिलाइजर प्रोवाइड करें। क्यों नहीं हमारी एग्रीकल्चर यील्ड्स अच्छी होंगी, उसी तरह होंगी जैसे हमारे रीजन में हो रही है, हमारे पड़ोसियों की हो रही है, हम उनसे मुकाबला कर सकते हैं। साथ साथ हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी देखना चाहिए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इन दो चीज़ों पर काम हो तो हमारे पास कोई स्टैगफ्लेशन होगा, जिसपे हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, लोग यहीं रहेंगे। ये जो इन्फ्लक्स ऑफ कैपिटल हुआ, फिर इन्फ्लक्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स एंड ह्यूमन नेचर्स एंड ह्यूमन बॉडीज हो रहा है, वो उसको भी हमें रोकना है। हमें किसी तरह पाकिस्तान के लिए रुकना है। लोगों ने, जो टैलेंटेड लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, वो हमारी डेवलपमेंट में काम करें, हमारे एग्रीकल्चर में काम करें। मेरा जोर इसी बात पे, और अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में काम करें। बड़ा अहम नुकता है आपका। प्रॉब्लम असल में क्या है कि इट्स ए ह्यूमन प्रॉब्लम।
और ह्यूमन प्रॉब्लम इस तरह से है कि एक तो पॉपुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है और वसाइल थोड़े कम हैं। दूसरा, जैसे आपने हाईलाइट किया, उसी को मैं ज़रा वजाहत के साथ एक चीज़ और भी उसमें आपकी इजाज़त से ऐड करता हूँ, वो ये है कि हमारे यहाँ विज़न नहीं है और ऑनरशिप नहीं है। मैंने इस मुल्क के अंदर जब भी गया हूँ, लोग बेइंतहा इज्तिमाई तौर पर बेइंतहा लालची लोग देखें, इसमें कोई मुल्क के बारे में नहीं सोच रहा होता। लोग कहते हैं मुल्क का ऐसी की तैसी हो जाए, बस मेरा पेट भर जाए। जिधर मैं देखता हूँ, जिस शख्स से बात करता हूँ, उसका खाली विजन ये होता है कि मेरा पेट भर जाए, मेरे घर वालों का पेट भर जाए, बाकी मुल्क जाए खूह में, हमें कोई परवाह नहीं। ये विजन जब तक चेंज नहीं होगी ना आपके मुल्क में, यकीन करें, आपने भी मलेशिया का जिक्र किया, मैं आपको एक और मुल्क की तरफ लेकर जाता हूँ, जापान की तरफ। जापान में खौफनाक ज़लज़ला आया, सुनामी उसके बाद जनरेट हुई, सुनामी आई, शहरों के शहर तबाह हुए। लेकिन आपको पता है, पानी लेने के लिए, सामान लेने के लिए, खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए लोग कतारों में खड़े हुए थे। मुझे वहाँ एहसास हुआ, एक हम हैं, आटे के पीछे एक दूसरे की जानें ले रहे हैं, ट्रैम्पल कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। वहाँ ज़लज़ला आया, वहाँ पे सुनामी आई, लेकिन मजाल है कि कहीं मैंने छिछोरपना देखा हो? कहीं कोई छिछोरपना नहीं कि लोग छीन रहे हैं, चीज़ें ले रहे हैं। ये एक रिवायती तौर पर मैंने चीज़ देखी है इन 4 ममालिक में, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका। ये 4 दफ़ा इंडिया बोला है क्योंकि वो चार गुना हमसे ज़्यादा बदतर है। तो बेसिकली क्या है कि इन 4 ममालिक के अंदर मैंने ये देखी है, ये वाली गंदी आदत। बाकी ममालिक में मैंने कम देखी है। आपको मैं अभी बता दूं, आप सूडान में अभी हो रही है ना खाना जंगी, आप चेक करो, वहां पर भी ऐसी आपको छिछोरी हरकतें नहीं मिलेंगी जैसे हमारे यहाँ हो रही होती। सूडान में भी खाना जंगी हो रही, कितने लोग भूखे सो रहे हैं रात को, बच्चों के पास खाना नहीं है खाने के लिए। मैं फर्स्ट एंकर था जिसने ये बात की कि हमारे फॉरेन ऑफिस को भी बाद में पता लगा कि वहां पे जंग हो गई, पाकिस्तानी फंस गए। इनका ऑफिशियल बयान उसके अगले दिन आया, जिस दिन मैंने प्रोग्राम में कह दिया कि वहां पर पाकिस्तानी फंसे हुए। ये हमारी इंफॉर्मेशन की लेवल है, ये हमारा कैलिबर है कि हमें पता ही नहीं है। पूरा दिन बातें ये हो रही हैं, केला इतने का हो गया, इसहाक डार ने ये कह दिया, फजलुर रहमान ने वो कह दिया। अबे भाई, तुम लोग को अकल के नाखून लो, दिल चाहता है तुम लोगों को घसीटें ज्यादा और फिर उसके बाद रिकॉर्ड ज्यादा लगाएं। आप लोगों को कोई होश ही नहीं दुनिया में। क्या आप मुझे अतीक साहब बताएं, क्या फायदा है ये पॉलिटिक्स के ऊपर पूरा दिन डिस्कस करने का? अब मैं कहता हूं, अगर इस मुल्क के अंदर इतने सारे लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे अगर भूखे सोते हैं, तो यार मैं कहता हूं फिर सियासत जाए भाड़ में। मैं सच बोलता हूं आपको, क्या फायदा? आप बताएं मुझे पॉलिटिक्स। अली, आपने कितनी अच्छी बात की। मैं आपको एक बात के लिए बता दूंगा, मैं वार्न कर रहा हूं एक बात के लिए कि अगर हमने अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे ध्यान नहीं दिया तो फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ सकता है, फूड सेफ्टी का प्रॉब्लम। क्योंकि पॉपुलेशन हमारी जिस तादाद से बढ़ रही है, उस हिसाब से हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं बढ़ रही, वो डिक्लाइन हो रही है, ये बढ़ रही है। कोई कंपेरिजन ही नहीं है, कोई बहुत बड़ा गैप है, कोई कंपेरिजन नहीं है। तो क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन के फिगर्स आप देखें कि नॉर्मल आपका इन्फ्लेशन 25 से 30% है, लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन है वो 47% पे है। ये आपको इससे, तो हमको बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है इस बात की। यकीन करें, आप पता है क्या होता है, मैं आपको बात बता रहा हूं अतीक साहब, मैं इस दफा गया हूं सुपरमार्केट, महीने का जब सौदा ले लिया ना, यकीन करो मैंने बिल नहीं देखा, क्योंकि मैंने कहा मैं बीपी का मरीज हूं, मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। मैंने खाली जो है ना उसको क्रेडिट कार्ड दिया और खामोशी से मैंने जो है सौदा लेके वहां से निकल गया। मैसेज भी आया, SMS मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे पता था ये पढ़ के मैं और बीमार हो जाऊंगा। सर, दुगनी हो गई हैं कीमतें, दुगनी, किसी को कोई परवाह नहीं। पूरा दिन सियासतदान दिखाते रहते हैं, सियासतदान ने ये कह दिया, डब्बू ने ये कह दिया, गिल्ली ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, इन्होंने ये कह दिया, ख्वाजा साहब ने। क्या ड्रामा हो रहा है ये? गरीब ये पूछेगा। आप पता है, मैं बड़े मजे की बात आपको बताता हूँ। एक स्वीपर मुझे मिला रास्ते में, बोला है तुसी टीवी ते आउंदे हो? मैं गया हाँ। कहता है कि जी तनू पता है 144 लग गई है। मैं क्या, तू खाना खाता ही? तो कहता है नहीं। मैं क्या, तू उदी फिक्र कर, 144 लग गई है। हमारी कौम का प्रॉब्लम ये है कि व्हाई दे आर टॉकिंग सो मच अबाउट पॉलिटिक्स, दे शुड बी टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी। आई डोंट नो, और मे बी इवन सोसाइटी। एब्सोल्युटली व्हाट ए शेम, रियली। मैं कभी कभार परेशान होता हूँ। आपने बीच में नुक्ते उठाए, अच्छा इसको सम अप करते हैं। अतीकुर रहमान साहब, आपने जो बात की उसमें आपने एग्रीकल्चर का बहुत जिक्र किया, आपने मैन्युफैक्चरिंग का बहुत जिक्र किया। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ, आपके तवज्जुह से भी, प्रोग्राम के तवज्जुह से भी, कि एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत फोकस है। आपने ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी के बारे में बात की कि टेक्नोलॉजी
डेवलपमेंट, रिसर्च के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हमारी यूनिवर्सिटियाँ, बहुत सारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटियाँ फंक्शन कर रही, काम टके का नहीं कर रही, कोई उन पे ओवरसाइट नहीं है, पूरा दिन सियासतदानों के मुतालिक बात हो रही। आप बोलते हैं पाक स्टडीज़ की किताब के अंदर वी आर एग्रीकेरियन कंट्री, क्या आपने एग्रेरियन कंट्री के अंदर क्या उखाड़ के दिखा दिया, आपने क्या पैदावार कर ली? तो आपके ये नुक्ता एक आ गया। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। गवर्नमेंट को रेगुलेशन एंड कंट्रोल, अतीकुर रहमान साहब ने बताया, उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पे शोबा इंपोर्ट के अंदर, क्योंकि इंपोर्ट के शोबे के अंदर हम देख रहे हैं बहुत सारी कबाहतें, रुकावटें और परेशानियां लोग फेस कर रहे हैं। तो ये बातें आज जो मैंने आपने जो पेश की मादरत, उनका मैंने खुलासा और निचोड़ दे दिया। अब लास्ट वर्ड आपकी तरफ से, फिर आगे चलेंगे। बस लास्ट वर्ड यही है कि ये बहुत बड़ी फ़िक्र है कि हमारे पास अनाज और खाने पीने की अशिया दिन पर दिन महंगी होती चली जा रही है, एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही है। ये बहुत बड़ी फिक्र करने की ज़रूरत है, न सिर्फ हमको बल्कि हुकूमत को और सब लोगों को इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करना। और आज के प्रोग्राम में हमने इस बात पे जोर दिया है कि हमें किसी तरह जो कुछ हमें अल्लाह पाक देता है वो हमारे पास है, हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा करके उगाना है और अपनी इन ज़रूरियात के ऊपर देखिए। पहले सबसे पहले जो है ना वो फूड का इंतज़ाम करना है, खाने का इंतज़ाम करना है। हमारी दालें नायाब हो गई, अब हमें दालें भी बाहर से मंगानी पड़ रही है, हमारे चावल भी कम हो रहा है, हमारी गंदम कम हो रही है, हमारी दूसरी जितनी चीज़ें जो हमारी डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो कम होती जा रही। पिछले दिनों क्या शुरू है, जो कुछ हमने इंपोर्ट किया वो पोर्ट पे कंटेनर्स फंसे रहे, सड़ गए और तमाम वो चीज़ें गल सड़ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा है कि इंपोर्ट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन होना चाहिए। जो एसेंशियल आइटम्स उनको आने दो, जो नॉन एसेंशियल आइटम्स उनको रोक दो। और टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बियरर्स पे मैं जोर दे रहा हूँ, बैरियर्स जो हैं आपके, इसके ऊपर ध्यान दें ताकि चीज़ें सस्ती होकर आएँ और लोगों को सस्ती मिले। बड़ा अहम नुक्ता था ये, सारी चीज़ें मेरे ख्याल से संभव भी हो गई। यहाँ पर नाजरीन हमारे प्रोग्राम को ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। हाफिज़।